हेलो। आप लोग को सुनाई दे रहा है? हेलो। सुनाई दे रहा है आप लोगों को? बगायदार बंधु एवं भगिनी, आज मैं अनद्रव्य व्यवस्थापन छाटनी नंदर पे इस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अंगूर में अगर अच्छी फसल लेनी है तो हमें खरड़ छांटी पे विशेष ध्यान देना चाहिए। खरड़ छांटनी में हमारी प्रैक्टिस क्या होती है वो निर्भर करता है कि फल छांटने के समय हमें सही माल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो प्रोडक्शन चाहिए वो हमें मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। एक बार आपने ये तय कर लिया कि आपने खरड़ छांटनी अच्छे से की है और आपने मन बना लिया है कि आपको अब फल छांटनी करनी है, तो उसके लिए आपको कुछ तैयारियां करनी आवश्यक हो जाती है। नॉर्मली हमारे जो बाग की स्थिति होती है, हम लोग जब चालू करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग इथरल स्प्रे कर देते हैं। इथरल स्प्रे करने के बाद हम लोग उसकी तैयारी करते हैं प्लॉट की। लेकिन प्लॉट तैयार करने से पहले हमें और भी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो छांटनी से पूर्व हमें क्या क्या ऑपरेशंस करने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मौसम बारिश का मौसम है, बीच में बारिश की संभावना है, आपने छांटनी के प्लान बनाया हुआ है और अगर आपने बोद के ऊपर मल्च वगैरह रखा है, आपको आशा है और वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि आगे बारिश होने की संभावना है, तो निश्चित जो आपने मल्च डाला है उसको बोद पे से हटा दीजिए। बोद को पूरा अच्छे से भीजने दीजिए, ताकि जब बोद अच्छे से भीजेगा तो बोद में जो सॉल्ट जमा हुआ है उसका निचरा हो जाएगा। तो वो ज़रूर कीजिएगा। एक बार ये आप कर लेते हैं तो उसके अलावा आपको क्या करना है, पिछले सीज़न में आपका जो अभी जो स्थिति है वाइन यार्ड की, उस पर ध्यान देना है। पत्ते क्या ऐसे तो नहीं हैं आपके? नॉर्मली क्या होता है कि जब बारिश चालू होती है खरड़ छांटने के टाइम में, तो किसान भाई कहीं कहीं पर अपना जो ये पोटाश का एप्लीकेशन कम कर देते हैं या बहुत लोग बंद कर देते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वाइनयार्ड की कंडीशन अच्छी नहीं होती है और इसका असर क्या पड़ता है कि जब आप फल छांटनी करते हैं, फल छांटने के बाद जब बंच आता है और बंच का जब डेवलपमेंट होता है तो बंच की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, साइज़ में इश्यूज बनते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर आपने सही ढंग से वाइन का रख रखाव नहीं किया है खरड़ छांटनी में, तो इस सिचुएशन में क्या कीजिएगा, आप बहुत ज़्यादा क्रॉप लोड मत लीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा क्रॉप लोड लेंगे तो निश्चित आपको क्वालिटी का माल मिलने वाला नहीं है, ममिफिकेशन के बहुत सारे इश्यूज मिलने वाले हैं। ऐसे में आप क्रॉप लीजिए, कम माल लीजिए। जो नॉर्मल हम करते हैं, नॉर्मल जो हम लोग बंचेस रखते हैं उसका सिर्फ 70% बच रखिए। पोटैश की फवारनी करते रहिए उसमें, और ड्रिप से भी आप छांटनी चालू होने के बाद से, जब फूट निकलता है फूट के बाद से पोटैश की एप्लीकेशन चालू कर जाइए। क्योंकि ये जो सिचुएशन जो दिखा रहा हूँ फोटोग्राफ अभी आपको, वो बता रहा है कि पोटैश का आपने सही ढंग से उपयोग नहीं किया है, कमी है उसकी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जिन किसान भाइयों ने और भगिनों ने अगर ग्रीन मैन्योरिंग किया है, ताक लगाया है, ढैंचा लगाया है, तो ये बहुत ही उत्तम समय है। इसमें आप माटी का जब तपासने के लिए सैंपल लेते हैं, सैंपल लेने के बाद थोड़ा चारी बनाइए बोत के ऊपर और ये इसे कट करके बोत पर डाल दीजिए। डालने के बाद इसको मिट्टी से कवर कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो माटी में शेंद्रीय कार्ब की मात्रा बढ़ती जाएगी। ये ज़रूर कीजिएगा आप। अब आते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। आपने मन बना लिया कि मुझे छांटनी करनी है एक 15-20 दिन के बाद। सबसे पहले आप माटी और पानी की जांच के लिए सैंपल निकालिए और उसको आप एक सॉइल टेस्टिंग लैब में दे दीजिए। माटी का सैंपल कैसे करना है? माटी का सैंपल क्या करना है, आपको जो
ड्रिपर जो है, ड्रिपर का पानी जहाँ गिरता है उससे 15 सेंटीमीटर दूर आपको माती का सैंपल निकालना है 1 फीट तक। जो किसान भाई 1 फीट के अलावा 2 फीट भी ले सकते हैं वो ले लें, क्योंकि उससे आपको और ज़्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा अनद्रव्य व्यवस्थापन के लिए। इसके बाद क्या करें आप, जब आप सैंपल दे देते हैं अपना जांच के लिए, तब आप इरिगेशन सिस्टम जो है, जो लेटरल्स वगैरह हैं, उसका फ्लशिंग कर ले, अच्छे से उसको साफ़ कर ले। उसके बाद पानी छोड़ के ड्रिपर से डिस्चार्ज रेट नाप ले, क्योंकि ड्रिपर का डिस्चार्ज रेट एक बार आपको सही ढंग से मालूम चल जाता है तो उससे आपको ये पानी के व्यवस्थापन में आपको मदद मिलेगी। नॉर्मली क्या होता है कि हर किसान भाई सोचता है कि हम आधा घंटा पानी देंगे, 1 घंटा पानी देंगे, कुछ लोग तो 2 घंटा पानी देते हैं, कोई 8 घंटे की बात करता है। बट ये घंटे के चक्कर में कितना पानी जाता है ये किसान भाई लोगों को मालूम नहीं पड़ता। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि छाँटने से पूर्व जब आप इरिगेशन सिस्टम को आप साफ़ कर लेते हैं, लेटरल को फ्लश कर लेते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा क्षार के इश्यूज़ हैं वहाँ पर एसिड फ्लशिंग कीजिए। एसिड के लिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 से 8 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सबसे सस्ता है, उससे आपका 1 एकड़ का फ्लशिंग हो जाता है। फ्लशिंग करने के बाद आप पानी फिर छोड़िए, ड्रिपर का डिस्चार्ज रेट नापिए। अगर आपका 4 लीटर ड्रिप प्रति घंटे का ड्रिपर है, चेक करो आप एक 5 मिनट तक पानी गिरा के कि 5 मिनट में कितना पानी जा रहा है, और उससे फिर आप कैलकुलेट कर लो कि 1 घंटे में कितना पानी जाने वाला है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आपके पास माटी और पानी की तपासनी की रिपोर्ट आती है। वो माटी और पानी की जो तपासनी की जब रिपोर्ट लेते हो तो उसके साथ साथ पिछला सीज़न का डेट परीक्षण का रिपोर्ट, और हो सके तो पिछले साल का फल छाँटने का भी, ये फल छाँटने के समय का भी डेट परीक्षण रिपोर्ट, तो ये दोनों रिपोर्ट आपके सामने आएंगी। तो इससे आपको मालूम चलेगा जो पहले आपने अंदर व्यवस्थापन किया है वो सही किया है या नहीं। कारण ये है कि जो सोडियम का जो इशू है, हेलो, ऑडिबल है क्या? क्योंकि यहाँ तो मुझे वो दिखा रहा है कि म्यूट नहीं है मेरा। हेलो, ऑडिबल है? ऑडिबल है तो प्लीज़ एक ज़रा वो दिखा दीजिए। किसी ने डाला है कि वॉइस नहीं आ रहा है, थम्स अप दिखा दिए अगर ऑडिबल है तो। हेलो हेलो हेलो, ओके, थैंक यू। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। डेट परीक्षण रिपोर्ट जब आपके हाथ में आती है तो उसको माटी और ये जो पिछला जो डेट परीक्षण रिपोर्ट है वो भी ले लीजिए, क्योंकि वो बताता है आपको कि सोडियम वगैरह कोई इशू तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि सोडियम हो चाहे क्षार हो, उसका जो इम्पैक्ट है एक बैक नहीं दिखता है, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और 1 साल में आपको क्या दिखेगा कि आपका चलो 10 टन आप माल चाहो, 10 टन माल मिला। अगले साल में क्या होगा, वही 10 टन आपका 8-9 टन आएगा, आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। तीसरे साल में वही घट के 7 टन हो जाएगा, तब आप सोचोगे क्या इश्यूज़ हैं, और चौथे साल में तो पूरा प्लॉट आपका बैठा देगा। तो डेट परीक्षण रिपोर्ट इसलिए बोलता हूँ पिछले 2 सीज़न का लेने के लिए कि सोडियम उसके अंदर कुछ परेशानी आ रही है, कुछ सोडियम बढ़ रहा है, वो उसका अंदेशा मिलेगा आपको। तो इसलिए माटी तपासने का रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए, पानी के तपासने का रिपोर्ट, क्योंकि पानी बताएगा कि सोडियम उसके अंदर कितना है, क्षार कितना है, और कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स हैं, कैल्शियम के इश्यूज़ तो नहीं है, नाइट्रेट तो नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन पानी के तपासने की रिपोर्ट से आएंगे। और पिछले 2 सीज़न का डेट का तपासने का रिपोर्ट रहेगा, तो आप सही ढंग से अनद्रव्य का व्यवस्थापन कर सकते हैं। अब आता है कि माटी के तपासने के, जैसे मैंने बताया, आप माटी ये तपासनी करते हैं तो माटी के सारे आपको जो फर्टिलिटी स्टेटस है, चाहे पीएच है, चाहे क्षार कितना है, चुनखड़ कितना है, शेंद्रीय कार्ब कितना है, नत्र, स्फुरत, पोटैश, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज,
आपका सोडियम लेवल कितना बढ़ रहा है, बोरॉन लेवल कितना बढ़ रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन ये सफिशेंट नहीं होता है, इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी पड़ता है कि आपको डेट परीक्षण कराना है। और डेट परीक्षण में क्या मिलता है आपको? डेट परीक्षण बताता है कि सोडियम वगैरह जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में तो नहीं आ गई, उसकी टॉक्सिटी तो नहीं आ रही है, पोटैश वगैरह जो है उसकी कमतरता तो नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं पोटेशियम बहुत हाई लेवल पे है। अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है तो आगे मैं जो पोटैश देना है वो मैं कम दूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन ही आएगी। जब आप दोनों को कंबाइन करेंगे और साथ में पानी का भी तपासने का रिपोर्ट रखेंगे तो निश्चित आप सही ढंग से अनद्रव्य व्यवस्थापन कर सकते हैं। अभी इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वो ये है कि जैसे जैसे वाइन की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वाइन में स्टोरेज की क्षमता भी बढ़ती जाती है। तो स्टोरेज क्षमता से क्या होता है कि कहीं क्लाइमेटिक कंडीशन ख़राब रहा, बारिश बहुत हो गई, आप ड्रिप के थ्रू आप दे नहीं पाए ये नत्र, या कोई अनद्रव्य नहीं दे पाए, आप फवारनी भी नहीं कर पा रहे हैं, बट जो स्टोरेज में अगर आपका कोई अनद्रव्य है तो वो वाइन की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ाते रहता है। तो कितना हेल्दी रखने वाले हैं आप वाइन को, वो वाइन को एक तरह से हर किसी कंडीशन से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अब एक सिंपल जो मैं हर साल पिछले 3 साल से दिखा रहा हूँ कि आपके पास अगर माती तपासने की रिपोर्ट है, साथ में आपके पास डेट तपासने की रिपोर्ट है, तो आप उसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अभी जैसे पोटैश का एग्जांपल ले लीजिए। अभी माती तपासने का रिपोर्ट बताता है कि पोटैश की वैल्यू 600 ppm के ऊपर चली जा रही है। डेट परीक्षण का रिपोर्ट बता रहा है कि पोटैश की वैल्यू 0.7-0.8% है। तो इसका मतलब वाइन के अंदर पोटैश की कमी है। और उसके कारण क्या हो सकते हैं? एक कारण हो सकता है कि आपके ये माती में चुनखड़ वगैरह की समस्या हो, सोडियम के इश्यूज़ हैं आपकी माती में, जिसकी वजह से पोटैश का अपटेक नहीं हो रहा है। गट ज़मीन है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मूली है या रूट्स है उसका फैलाव अच्छे से नहीं हो रहा है। तो इस ऐसे सिचुएशन में आपको चुनखड़ का नियोजन करना है। अगर सोडियम का आपको नियोजन करना है, गट ज़मीन है उसको लूज़ करना है, लूज़ करने के लिए आप शेनखत वगैरह डालिए और मिट्टी को लूज़ कीजिए। तो ये जब ये सब इश्यूज़ पे आप काम करेंगे तो अपटेक बढ़ जाएगा और डेट परीक्षण की जो वैल्यू है पोटैश की वो भी बढ़ जाएगी। दूसरा कंडीशन है कि सॉइल टेस्ट वैल्यू बता रहा है कि पोटैश तो ज़्यादा है और डेट परीक्षण भी उसको बता रहा है कि पोटैश बहुत ज़्यादा है। अगर ऐसा कंडीशन है तो समझ लो कि आपने बहुत ज़्यादा पोटैश ऑलरेडी दे रखा है। आगे जो पोटैश की आवश्यकता है उसका सिर्फ 50% सफिशिएंट रहेगा। अगर आपको 120 किलो एसओपी देना है तो आप 120 किलो ना दे के आप सिर्फ 60 किलो ही एसओपी दीजिए, उतना सफिशिएंट रहेगा। तीसरा कंडीशन है जहाँ पर कि माती तपासने का रिपोर्ट बताता है कि पोटैश की वैल्यू 150 के आसपास है, ppm के आसपास, यानी लो। डेट परीक्षण बता रहा है कि पोटैश की वैल्यू कितनी है, 0.6-0.7%, यानी कि लो है, यानी पोटेशियम कमतरता दिख रही होगी, कहीं ना कहीं कर्लिंग की भी संभावना आ रही होगी। तो ऐसे कंडीशन में आपका जो रिकमेंडेड डोज है उसका 1.25 गुना, यानी कि 120 किलो अगर मैं एसओपी बोल रहा हूँ तो उसका 1.25 टाइम्स यानी कि 150 किलो एसओपी देने की आवश्यकता है। चौथा कंडीशन, जहाँ की माती तपासने का रिपोर्ट बताता है कि पोटैश का लेवल बहुत कम है, 100-150 के आसपास है, डेट परीक्षण बहुत ज़्यादा बता रहा है। ये अगर सिचुएशन है तो आपको ये देखना है कि आपने जब डेट परीक्षण सैंपल जब निकाले हैं उसके करीब 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो कहीं आपने सैम्पलिंग तो नहीं निकाली है, फवारनी तो नहीं की है। और जो सैंपल निकाले अगर उसके 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने फवारनी की है पोटैश की तो निश्चित पोटैश की वैल्यू ज़्यादा होने वाली है। तो ये आपको गलत पिक्चर दिखाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्थिति नहीं होती, आपने सैम्पलिंग भी सही किया है, फवारनी आपने 7 दिन पहले की हुई है,
तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी लेबोरेटरी से भी गलती हो सकती है, और हो सकता है कि जहाँ पर उन्हें सैंपल प्रोसेस किया वहाँ पर कुछ गंदगी हो, कुछ कंटामिनेशन हो, जिससे कि पोटैश की वैल्यू ज़्यादा आ। तो एक तरह से ये एक तरीके थे, मैं बता रहा था कि कैसे आप माती तपासने की रिपोर्ट और डेट परीक्षण की रिपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आपके सामने पानी की तपासने का रिपोर्ट है। अभी पानी की तपासने का रिपोर्ट में अगर नीचे का लास्ट वाला पॉइंट देख रहे हैं 13 नंबर, तो वो दिखा रहा है आपका कि नाइट्रेट लेवल्स बहुत ज़्यादा है, मतलब नाइट्रेट लेवल्स तकरीबन आपका 188 ppm के आसपास दिखा रहा है। इतना हाई अगर नाइट्रेट लेवल है तो समझ लो कि अगर पुणे और नासिक एरिया में जहाँ पर कि 14 लाख लीटर पानी इस्तेमाल होता है दोनों खरड़ और फल छांटनी में, तो ऐसे कंडीशन में है तकरीबन हम 60 किलो यूरिया के क्वांटिटी का हम नत्र दे रहे हैं पानी से ही। यानी कि ये जो 188 ppm नाइट्रेट है, अगर हम 14 लाख लीटर पानी देते हैं पूरे साल में, तो तकरीबन हम 61 किलो 61 kg यूरिया नाइट्रोजन हम सीधा पानी से ही दे रहे हैं। इसका मतलब जब नत्र का व्यवस्थापन करेंगे तो उतना किलो आपको नत्र आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर खरड़ और फल छांटनी में हम 180 किलो नत्र का इस्तेमाल करते हैं तो हमें सिर्फ 120 किलो ही नत्र लेना चाहिए। दूसरा कंडीशन आप देखेंगे इसी में ही, सोडियम का इश्यूज़। सोडियम की वैल्यू दिखा रही है 131 ppm। 131 ppm का मतलब है हम एक साल में 183 किलो सोडियम माटी में अप्लाई कर रहे हैं, और 183 किलो सोडियम का मतलब है कि हमें सोडियम का नियोजन करना आवश्यक हो जाता है। दूसरा, पानी में कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है। हमेशा ध्यान रखो, अगर मैं कैल्शियम की मात्रा 50 ppm के ऊपर जा रहा है तो निश्चित अगर उस पानी को के थ्रू अगर आप वाटर सॉल्युबल स्फुरत 1261 वगैरह जो है अगर उस पानी के थ्रू छोड़ते हैं तो परेशानी क्या होने वाली है आपका कि कैल्शियम और स्फुरत रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएंगे, और जो कि सॉल्युबल नहीं रहेगा। और अगर ये सॉल्युबल नहीं रहेगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, तो इससे आपका ड्रिपर की क्लॉगिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। आपने जिस मात्रा में सोचा है कि मैं स्फुरत दे रहा हूँ उस मात्रा में वाइन को स्फुरत नहीं मिलेगा। साथ साथ में अगर फवारने के लिए आपने पीएच एडजस्टमेंट के लिए फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ किया है, उस यूज़ के लिए ये पानी का इस्तेमाल किया है जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा 50 ppm के ऊपर है, तो वो पीएच रेगुलेशन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करेगा कैल्शियम से, अगेन कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा और पीएच भी आप सही ढंग से मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो अगर फवारने के लिए ये पानी का इस्तेमाल करना है जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा 50 ppm के ऊपर है, तो क्या उस पानी को पीएच रेगुलेशन के लिए आप फॉस्फोरिक एसिड का बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। वहाँ पर आप यूज़ करेंगे तो आप सिट्रिक एसिड या दूसरे कोई सोर्स होंगे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कंडीशन है जहाँ पर कि कैल्शियम, जैसे मैं बताया था पिछले सिचुएशन में भी, पानी का यूज़ करने के लिए स्फुरत वगैरह आप इसके थ्रू अगर छोड़ते हैं। हाँ, नॉर्मली मैं क्या बोलता हूँ कि अगर आप एसिड, क्योंकि पानी में अगर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है तो आपको एसिडिफिकेशन करने की आवश्यकता पड़ जाती है कार्बोनेट बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। जब वो एसिडिफिकेशन की बात करते हैं मतलब पानी में आपको सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ना पड़ता है। कितना क्वांटिटी में सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ना है, उतना ही क्वांटिटी में आप सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए ताकि जो ड्रिपर से पानी गिरता है उसका पीएच 6 के आसपास हो। ऐसे कंडीशन में जहाँ की पानी में कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट के साथ साथ कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा हो और उससे आपको वाटर सॉल्युबल स्फुरत छोड़ना है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो पानी है इसका पीएच 5.5 से कम करना है, तभी जाके आप सही ढंग से वाटर सॉल्युबल यानी 1261 वगैरह जो है 1744 या आपका 2060 है जो भी है फर्टिलाइज़र उसके थ्रू छोड़ सकते हो। तो ये आप हमेशा ध्यान रखो। माती तपासने का रिपोर्ट
अभी आप यहाँ देखेंगे चुनखड़ की मात्रा कितनी दिख रही है, 28.8%, यानी कि बहुत ज़्यादा। ऐसे कंडीशन में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। जो अन्नद्रव्य है, चाहे नत्र है, स्फुरद है, पोटैश है, मैग्नीशियम है, इवन आपका जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन, इन सब की उपलब्धता पे बुरा असर पड़ने वाला है। इसका मतलब आपको सीधा सीधा चुनखड़ का नियोजन करना है। चुनखड़ का नियोजन का मतलब है आपको 200 से 250 किलो के आसपास सल्फर एकरी में इस्तेमाल करना है ऐसे कंडीशन में। लास्ट में अगर आप देखेंगे तो सोडियम है। सोडियम की वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 630 ppm के आसपास। नॉर्मली हमारे जो टेस्ट रिपोर्ट्स क्या बोलते हैं कि सोडियम के वैल्यू अगर 1000 ppm के ऊपर जाती है तो वो प्रॉब्लमेटिक है, बट ऐसा नहीं है। जहाँ पर भी 500 ppm के ऊपर माटी में अगर सोडियम की वैल्यू बढ़ने लग जाए तो ऐसे सिचुएशन में आपको सोडियम का नियोजन चालू कर देना है। साथ साथ में आप डेट परीक्षण भी आप चालू कर दीजिए। डेट परीक्षण में ये देखिए कि सोडियम के लेवल्स कैसे बढ़ते जा रहे, तो ये आपको साथ साथ में करना है। अदरवाइज़ एक बार सोडियम सिस्टम के अंदर चला गया, वाइन के अंदर चला गया, उससे स्टोरेज क्षमता बढ़ने लगी ये सोडियम की ही, तो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। पीटोल टेस्ट रिपोर्ट पे आप जाइए। यहाँ पर क्या बता रहा है लास्ट में कि डेट परीक्षण रिपोर्ट बता रहा है कि सोडियम की वैल्यू जो है 0.8% के आसपास है। नॉर्मली टॉक्सिसिटी की हम बात करें तो सोडियम की जो वैल्यू है वो जहाँ 0.5% के ऊपर जाता है वहीं पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है, टॉक्सिसिटी आ जाती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डेट परीक्षण करो, सोडियम के क्वांटिटी कितनी, लेवल्स कितने बढ़ रहे हैं वाइन के अंदर, उसको नापते जाओ, देखते जाओ। जहाँ 0.4% के आसपास आ गया, इमीडिएटली सोडियम का नियोजन चालू करो। सोडियम का नियोजन कैसे करना है इस बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। ये सिचुएशन है। ऊपर की तरफ देखेंगे लेफ्ट साइड में तो माती तपासने का रिपोर्ट है, नीचे की साइड देखेंगे राइट साइड में तो वो है डेट परीक्षण रिपोर्ट। अब अगर आप ध्यान देंगे, अगर आपके यहाँ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो माती तपासनी रिपोर्ट ये बता रहा है कि सोडियम की वैल्यू 608 ppm के आसपास है। डेट परीक्षण बता रहा है कि सोडियम की जो वैल्यू है 1.67% है। लिटरली ये जो वैल्यू जो डेट परीक्षण बता रही है वो गलत है। यानी 1.67% आने का मतलब है कि पत्ते या तो पूरे झड़ने के तगागार पे हैं या पूरा काला पड़ चुका है। ऐसे कंडीशन में आपको लेबोरेटरी के पास जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई आपने जो टेस्टिंग की गलत है। आप अगर लेबोरेटरी तैयार नहीं हो रहा है तो आप दूसरा सैंपल निकालिए, उसको किसी और लैब में चेक कराइए। ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके माथी में ऑलरेडी सोडियम की वैल्यू इतनी कम है तो डेट परीक्षण में इतनी वैल्यू कहाँ से आ सकती है। अब बहुत सारे किसानों से मेरी जब इंटरेक्शन होता है 1 to 1 तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप हमेशा अपने प्लॉट पे ध्यान दीजिए। बगल वाला क्या कर रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, उससे देख के समझ लीजिए क्या कर रहा है, बट एग्जैक्टली 100% अपने प्लॉट में उसको इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिए। ये मैं दिखा रहा हूँ माती की वेरिएबिलिटी, कितने वेरिएशन है माती की। ये 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इंदापुर का, डिफरेंट प्लॉट्स के सैंपल किए गए हैं। आप देख सकते हैं कितना वेरिएशन है मिट्टी का। अगर इतना वेरिएशन है प्लॉट्स के तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आपको सही ढंग से आप मतलब एक प्लॉट का जो अंदर व्यवस्थापन दूसरे प्लॉट पे 100% लागू होने वाला है। आपको अपने प्लॉट के लिए एक अलग तरीके से आपको अनद्रव्य व्यवस्थापन का ये गुण तैयार करने पड़ेंगे। हम जो बताते हैं आपको उस गाइडलाइन को पकड़िए और उसके बेसिस पे ही अपने प्लॉट का अनद्रव्य व्यवस्थापन सही ढंग से करने की कोशिश कीजिए। एक सिंपल एग्जांपल एक और है। आपका जो प्लॉट है, आपका जैसे प्लॉट जो है आपका, उस प्लॉट में कितनी वेरिएशन है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, हर किसान जो होता है
2 एकड़ या 2.5 एकड़ का एक प्लॉट बांधता है, वो ये ध्यान दे रखता है कि पूरे प्लॉट में एक समान पानी जाएगा, इरिगेशन मेरा सही चलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी मुझे। लेकिन अनद्रव्य व्यवस्थापन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं सोचता है। ये केस है नासिक का। इस केस में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर चुनखड़ की समस्या थी। इन किसान भाई ने क्या किया, चूँकि हम सॉइल हेल्थ कार्ड का भी काम करते हैं, उनसे हमने सैंपल मांगा था, तो उन्होंने क्या किया, पूरे प्लॉट का एक सैंपल निकाल के हमें दे दिया। 2.5 एकड़ प्लॉट का एक सैंपल निकाला। मैंने वो सैंपल लिया, उसका एनालाइज़ किया, और उस एनालिसिस के बेसिस पे मैंने उनको बोल दिया कि भाई आपके यहाँ पर तो चुनखड़ करीब एक 11% के आसपास है, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। और उसके बेसिस पे मैंने सल्फ़र एप्लीकेशन का रिकमेंडेशन दे दिया। कुछ समय के बाद जब मैं नासिक में गया और उससे मिला, तो उसने बताया कि सर आपने जो रिकमेंडेशन दिया उसने पूरा अप्लाई किया, पर फिर भी मेरा एक भाग जो है वहाँ पर अभी पत्ते पीले हैं। मैं उस समय वहीं पर नासिक में था, तो मैं उसके प्लॉट पे गया, क्योंकि वह रिकमेंडेशन मेरी ही थी, तो मैं देखना था क्या गलती क्या हुई है। वहाँ जाके जब मैं देखा तो उसके प्लॉट में एक ही भाग में पीलापन नहीं था, वेरिएशन बहुत था, बीच बीच में पीलापन था। मैंने क्या किया, 2.5 एकड़ का जो प्लॉट है उसको 5 भाग में बांटा, आधा एकड़ का एक सैंपल लिया, तो मतलब उस 2.5 एकड़ प्लॉट से मुझे 5 सैंपल मिले। और इस 5 सैंपल का अगर आप वेरिएशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। चुनखड़ देखिए 9.3% से लेके 16.2% तक है। पीएच 7.5 से बढ़कर 8.1 है। कैल्शियम लेवल 6000 ppm से लेके 8000 ppm तक है। और आयरन कंटेंट जो है वो 21 ppm से लेके कम होके, जैसे चुनखड़ बढ़ा है, आयरन का कंटेंट 11 ppm तक बढ़ के कम हो गया। आपको अपने प्लॉट का इसलिए कहता हूँ, जब भी आप प्लॉट बांधते हो, प्लॉट में क्या वेरिएशन है आपको मालूम होना चाहिए। आपको पूरी जांच करानी चाहिए अपने वाइनयार्ड की। वाइनयार्ड लगाने से पहले आपको प्लॉट में जगह जगह पे सैम्पलिंग करना चाहिए, प्रोफाइल खोदना चाहिए। नॉर्मली क्या होता है, अंदर व्यवस्थापन हमारा वाइनयार्ड प्लांटिंग से पहले चालू हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं माटी में अपने प्लॉट में जगह जगह खोल के आपको देखना चाहिए। जो कोई भी आगे अपना प्लॉट लगा रहा है, प्लीज़ 5-6 जगह पे अपना मिट्टी को ये खोलिए, अपना प्रोफाइल देखिए, वेरिएशन नोट कीजिए, एनालिसिस करा के पता कीजिए कितना वेरिएशन है प्लॉट में, ताकि आप सही ढंग से अंदर का व्यवस्थापन कर सकें। फल छांटनी करते हैं तो सबको मालूम है स्टेजेस क्या क्या होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, छांटनी होती है, छांटनी के बाद फूट निकलता है, फूट निकलने के बाद आपका वाड़ चालू होता है, बंच इमरजेंस होता है, पैरेंट ग्रीन स्टेज क्या होता है, उसके बाद आप जीए स्प्रे चालू करते हैं रैचिस इलॉन्गेशन के लिए। फिर आपका फ्लोरावस्था का आता है, फ्लोरावस्था के उस टाइम पे आप सैम्पलिंग करते हैं, सेटिंग होता है, सेटिंग के बाद से आप फिर बेरी डेवलपमेंट स्टेज होता है, वराइजन आता है, और उसके बाद आप हार्वेस्ट करते हैं। हमारा सारा जो अंदर व्यवस्थापन इतने में ही है, और ये स्टेजेस को हमें ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। कहाँ पर हमें काम करना है, सबसे पहले आता है रूट्स। रूटिंग ए जोन कितना है हमारा, रूट जोन। रूट जोन हम बात करें तो 85 to 90% यानी 85 से लेकर 90% जो मूली है वो 2 फीट डेप्थ, 2 फीट लेटरल, मतलब वाइन का जो ट्रंक है उससे दोनों तरफ 2-2 फीट और नीचे 2 फीट गहराई, इतने में 85 से 90% आपका मूली है। यानी आपका सारा जो काम है, पानी हो या अंदर व्यवस्थापन का, यहीं पर होना है। इसी में आपको सही ढंग से करना है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सही, इस एरिया में आपने सही ढंग से व्यवस्थापन किया तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको अच्छा माल मिलेगा। अब अगर आपने माटी तपासनी रिपोर्ट की है, आप कराई है, जांच कराई है, उसके बाद आता है इशू कि आपको मालूम चलता है कि आपके यहाँ चुनखड़ की समस्या है। जब भी हम बात करते हैं चुनखड़ की समस्या की, जब बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चुनखड़ मतलब क्या होता है, माटी में चूना, चूने की मात्रा, कैल्शियम कार्बोनेट। उससे क्या होता है, पत्ते पीले पड़ते हैं। पत्ते पीले पड़ने के अलावा क्या होता है, कर्लिंग की संभावना होती है, क्योंकि पोटैश का अपटेक नहीं होता है।
उसके अलावा क्या होता है, ममीफिकेशन के चांसेस होते हैं। ममीफिकेशन चांसेस मतलब पोटेशियम मैग्नीशियम सही ढंग से उसका अपटेक नहीं होता है। पत्तों के साइज़ पर असर पड़ता है, क्यों? प्रॉपरली आपने ना मैग्नीशियम का अपटेक हो पा रहा है, ना जिंक का अपटेक हो पा रहा है, ना आपका स्फुरत सही ढंग से जा रहा है। रूट डेवलपमेंट पे असर होता है, स्फुरत प्रॉपरली नहीं जा रहा है। और फाइनली जो आप माल हार्वेस्ट करते हैं उसकी शेल्फ़ लाइफ ख़राब होती है। अगर शेल्फ़ लाइफ अच्छी नहीं होती है तो इसका मतलब क्या होगा, आपको दाम अच्छा नहीं मिलेगा। तो चुनखड़ की वजह से बेसिकली क्या होता है कि जो अनद्रव्य हैं जैसे कि नत्र है, स्फुरद है, पोटैश है, मैग्नीशियम है, आपका बोरॉन है, जिंक है, आयरन है, मैंगनीज़ है, इन सब की उपलब्धता पे बुरा असर पड़ता है। चुनखड़ करता है क्या है? चुनखड़ क्या करता है बेसिकली कि जब पानी से रिएक्ट करता है तो बाइकार्बोनेट आयन बनाता है। बाइकार्बोनेट आयन बनाने की वजह से क्या होता है, ज़मीन का पीएच बढ़ा देता है। यानी नॉर्मली हम ज़मीन का पीएच कितना देखते हैं, 7.5 से लेके 8.5 तक जाता है। आपको क्या करना है नियोजन के लिए? हमें नियोजन में क्या करना है, चुनखड़ को न्यूट्रलाइज करना है और साथ साथ में ज़मीन का पीएच कम करना है। उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सल्फ़र। सबसे सस्ता जो सोर्स है इस समय पीला गंधक है। गंधक जो सल्फ़र होता है वो है, उसका इस्तेमाल कीजिए। उसके अलावा अमोनियम थाइसल्फेट है, पोटेशियम थाइसल्फेट है, उसके अलावा आपके बेंसल्फ है, बेंटोनाइट है, आपका ये बेंटोनाइट सल्फ़र्स हैं, आपके सल्फामैक्स है, टेक्नीजेट फॉर्मुलेशन है जो कि बहुत अच्छा सल्फ़र का फॉर्मुलेशन है, इसमें जिंक भी होता है। फर्टिस है, सॉल्युबल सल्फ़र है, फर्टिस यानी कि सॉल्युबल सल्फ़र है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे देन बेंसल्फ सुपरफास्ट भी है। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं जो बाज़ार में हैं जिससे कि आप चुनखड़ का नियोजन कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि कितना आपको सल्फ़र देना चाहिए चुनखड़ नियोजन के लिए। अगर आपके यहाँ पर 3 से 5% चुनखड़ है तो ऐसे कंडीशन में आपको 25 किलो सल्फ़र चाहिए होगा एकरी में। 5 से 8% है तो तकरीबन 50 किलो के आसपास सल्फ़र चाहिए होगा एकरी में। 8 से 15% है तो आपको 8 से 10% के लिए आपको तकरीबन 75 किलो चाहिए होगा, और उसके ऊपर अप टू 15% के लिए आपको तकरीबन 100 से 125 किलो के आसपास सल्फ़र चाहिए होगा। 15% के ऊपर अगर है तो 125 से लेकर 150 किलो के आसपास सल्फ़र की आवश्यकता होती है एक सीज़न में। ये जो है आपको 2 से 3 साल आपको प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद आप फिर माती की तपासनी का रिपोर्ट लीजिए, उसको एनालाइज़ कीजिए। अगर वहाँ पर चुनखड़ की वैल्यू कम होती है तो उसके अकॉर्डिंगली सल्फ़र का एप्लीकेशन आप कम कर सकते हैं। अब आता है कि आपने चुनखड़ का नियोजन के लिए तो आपने सल्फ़र का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब आता है कितना आपको नत्र का इस्तेमाल, कौन सा नत्र यूज़ करना चाहिए, कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए। नॉर्मली वो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए जिसकी एसिडिफाइंग पोटेंशियल ज़्यादा हो। उसके अलावा ये ज़मीन को सूट करे। जैसे नत्र की बात करें तो नत्र में यूरिया बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए चुनखड़ ज़मीन में। यहाँ पर आपको अमोनियम सल्फेट यूज़ करना है, और अमोनियम सल्फेट भी एक बार में ज़्यादा नहीं देना है, आपको मल्टीपल स्प्लिट्स में देना है। फर्टिगेशन के थ्रू दीजिए, और एक बार में 8 से 10 किलो के अलावा आप उससे ज़्यादा का इस्तेमाल मत कीजिए। स्फुरद की अगर हम बात करें तो स्फुरद में आप वाटर सॉल्युबल स्फुरद का इस्तेमाल कीजिए। वाटर सॉल्युबल स्फुरद का आप इस्तेमाल करने से क्या होगा, आप स्प्लिट एप्लीकेशन दे सकते हैं, क्योंकि आप कोई भी फॉस्फोरस का फर्टिलाइज़र बेसल एप्लीकेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, उसमें जो स्फुरद रिलीज़ होगा वो सीधा कैल्शियम से रिएक्ट करके कैल्शियम फॉस्फेट बन जाएगा, यानी डाईऑक्टा कैल्शियम बन जाएगा, या तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप सॉल्युबल पी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट का यूज़ कर सकते हैं, बाराएक्साइड यूज़ कर सकते हैं, अमोनियम फॉस्फेट्स है वो इस्तेमाल कीजिए, 1744 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं, जिटॉल वगैरह, जो कि नागार्जुन है या आईसेल वाले लाए हैं, वो सब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिफाइंग पोटेंशियल वाले जो फर्टिलाइज़र जिसकी एसिडिफाइंग वैल्यू ज़्यादा है उसको इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको बेसल एप्लीकेशन करना है सिंगल सुपर फॉस्फेट का,
माटी में डायरेक्टली अप्लाई करना है सिंगल सुपर फॉस्फेट का। तो ऐसे कंडीशन में उसको शेनखत से मिला के, बाहर आप शेनखत में अच्छे से मिलाइए, तब जाके उसको मिट्टी पे डाल के मिट्टी में उसको मिला दीजिए। चुनखट ज़मीन है तो डेफिनेटली पोटैश और मैग्नीशियम के अपटेक में इश्यूज बनने वाले हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम ज़मीन मौजूद है कि वो पोटैश और मैग्नीशियम का उपलब्धता पे उसका असर पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में क्या करना है आपको, पोटेशियम जो लेवल्स हैं, आपको पोटेशियम लेवल्स बढ़ाने के लिए हर स्टेज में, हर अवस्था में एक फवारनी करनी है पोटैश की। यानी फल छांटने के बाद 4 से 5 पोटैश की फवारनी होनी चाहिए। सेम चीज़ मैग्नीशियम के लिए भी, मैग्नीशियम भी 4 से 5 फवारनी करनी चाहिए। नॉर्मल एप्लीकेशन के अलावा ये काम करना चाहिए। उसके अलावा जिंक और आयरन, इनकी फवारनी के अलावा क्या करना चाहिए, इनका जो एप्लीकेशन प्री ब्लूम के अलावा बेरी डेवलपमेंट स्टेज में भी करने की आवश्यकता है। तो ये ज़रूर आप चेंजेस अपने ये प्रैक्टिसेस में ज़रूर कीजिए। मैं बताना ध्यान नहीं रहा, आप जब सल्फ़र अप्लाई करते हैं चुनखट नियोजन के लिए तो बोत के ऊपर बिल्कुल मत छोड़िए। आपको बोत खोलना है और उसको अच्छे से मिट्टी मिलाना है। मतलब ये जो काम होना है तकरीबन एक 15-20 दिन पहले, छांटने से पहले आप कीजिए। बोत तोड़ के बोत में आप सल्फ़र डालिए, सल्फ़र के साथ शेनखत डालिए, उसको मिट्टी में अच्छे से मिलाइए, फिर दोबारा आप बोत बना दीजिए। ये कंडीशन है। पत्ते हमेशा पीले होते हैं, लोग क्या करते हैं, फेरस सल्फेट की फवारनी करते हैं और या तो फेरस सल्फेट या फिर एड्डा आप ज़मीन में छोड़ देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप लेकिन ये जो आपको है ये टेम्परेरी सॉल्यूशन देने वाला है। आपको सही अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आपको चुनखट का नियोजन करना। अगर आप चुनखट का नियोजन सही ढंग से करेंगे तो ये त्रासदी आपको नहीं मिलेगी, ये परेशानी आपको नहीं आएगी। फवारनी करनी है आपको फेरस सल्फेट की, तो इसको आप पानी को एसिडिक बनाइए, यानी 5.5 का पीएच बना दीजिए। अगर आप 5.5 का पीएच बनाते हैं तो फेरस सल्फेट को उसमें मिलाइए, एकदम क्लियर सॉल्यूशन बनेगा। अगर पीएच आपका एसिडिक नहीं होता है तो वो सॉल्यूशन क्लियर नहीं होगा, उसको आप सही ढंग से फवारनी भी नहीं कर सकते हैं। आपका जो स्प्रेयर जो होगा वो क्लॉग हो जाएगा, उसका नोज़ल जो है क्लॉग होने की संभावना हो जाती है ऐसे कंडीशन में। सो पहले पानी को आप एसिडिक बनाइए, उस पर फिर फेरस सल्फेट डालिए, अच्छे से मिलाइए, तब उसकी फवारनी कीजिए। दूसरे कंडीशन है आपका सोडिक सॉइल, मतलब सोडियम की मात्रा ज़मीन में बढ़ गई। अगर आप पानी की तपासनी कराते हैं, पानी की तपासनी का ये रिपोर्ट बताता है कि 100 ppm के आसपास ऑलरेडी सोडियम है, तो आपको सोडियम का नियोजन करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, माटी तपासनी रिपोर्ट कर आते हैं और अगर माटी तपासनी रिपोर्ट बता रहा है कि 500 ppm के ऊपर सोडियम है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपको रेगुलर करना चाहिए और सोडियम का नियोजन पे भी ध्यान देना चाहिए। अब सोडियम अगर ज़्यादा होता है तो क्या परेशानियाँ होती है, ये उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने सही ढंग से खरड़ छांटनी में सोडियम का नियोजन नहीं किया है। नॉर्मली अगर सोडियम बढ़ता है डेट में तो पत्ते में कालापन पड़ता है। पत्ते का अगर आप देखेंगे मार्जिन से काला पड़ता है, पीछे का साइड भी देखेंगे तो पत्ता काला रहता है। मैच्योरिटी जल्दी आती है यानी घड़ के साइज पे उसका असर आएगा। बेरी साइज़ का असर हो सकता है, बेरी जो साइज़ होगा वो बंच साइज़ जो हो सकता है वो कम हो सकता है। अगर कम नहीं भी है तो बेरी साइज़ वेरिएशन बहुत मिलेगा। कर्लिंग की समस्या आ सकती है क्योंकि सोडियम जब टॉक्सिसिटी बढ़ रहा होता है तो पोटैश के अपटेक पे उसका असर पड़ता है। कलर्ड वैरायटी जैसे कि शरद सीडलेस वगैरह में क्या होता है, पत्ते मार्जिन से पीले पड़ने शुरू होते हैं, लाल पड़ने शुरू होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनको मैनेज करना है तो क्या करना है, सोडियम का नियोजन करने के लिए आपको जिप्सम और सल्फर का इस्तेमाल करना है। जिप्सम कितना, एक साल में 250 से 300 किलो चाहिए होता है। लेकिन फल छांटने की हम बात करें तो एक बार में 300 किलो ना लेके 150 से 200 किलो का
अगर इस ज़मीन में जहाँ पर सोडियम की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पर चुनखड़ के भी इश्यूज़ हैं, तो ऐसा कंडीशन जिप्सम का इस्तेमाल मत कीजिए, सल्फ़र का इस्तेमाल कीजिए। चुनखड़ को ध्यान रखें कितना चुनखड़ है, उसके अकॉर्डिंगली सल्फ़र का यूज़ कीजिए। ऐसे ज़मीन में जिप्सम बिल्कुल काम नहीं करेगा। सो जहाँ पर चुनखड़ भी है, सोडियम भी है, वहाँ पर आप सल्फ़र का यूज़ कीजिए। बोध खोल दीजिए, उसमें नमी अच्छी होनी चाहिए, उसमें आप जिप्सम डालिए, या जहाँ पर चुनखड़ है वहाँ सल्फ़र डालिए, शेनखत मिलाइए और मिट्टी में अच्छे से मिला के उसको एक 15-20 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद बोध में चारे बनाइए और पानी बोध में अच्छे से छोड़ दीजिए। पानी पूरा भरा होना चाहिए बोध में, ताकि जब पानी नीचे जाएगा तो साथ साथ में जो सोडियम निकला है और सोडियम सल्फेट बना है वो सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है, वो सोडियम पानी के साथ माटी से बाहर निकल जाता है। तो ये कीजिए। इसके अलावा क्या करना है कि आपको पोटैश का जो नियोजन है उसमें बदलाव लाना है, यानी छाटनी के बाद काड़ीची वाड़ की अवस्था जो शूट ग्रोथ स्टेज है उसमें पोटैश की आपको 40 से 50 किलो के आसपास पोटैश देने की आवश्यकता है। नॉर्मल जो हम डोज चालू करते हैं 65 दिन 70 दिन के बाद, उससे पहले आपको ये 40 से 50 किलो भी आपको पोटैश देने की आवश्यकता है। और समय समय पे अपना माटी और पानी की तपासनी कराते रहिए। पानी में कार्बन बाइकार्बोनेट ज़्यादा है तो उसे न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत है। उसको इसलिए करना है क्योंकि अगर वो पानी ज़मीन पे गिरता है तो वहाँ पर ज़मीन में जितना कैल्शियम होता है उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और कैल्शियम की उपलब्धता कम कर देता है। सो अगर पानी को आपको न्यूट्रलाइज करना है तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, आपको पानी के साथ एसिड को छोड़ना है। अब सवाल ये आता है कि हमें अगर एसिड छोड़ना है तो कैसे करें। जिनके पास डोजिंग पंप है उनके लिए तो बहुत आसान होता है एसिड छोड़ना पानी में। बस ध्यान रखो कि ड्रिपर से जो पानी गिरता है उसका pH 6 के आसपास होना चाहिए। जिनके पास डोजिंग पंप नहीं है, एसिड हैंडलिंग में प्रॉब्लम आता है, उन किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है कि वो बोध में अच्छे से सल्फ़र का मिला सके। अगर वो सल्फ़र डालते हैं बोध में, अच्छे से मिला देते हैं मिट्टी में, तो जो पानी गिरता है वो वैसे भी सल्फ़र का एसिड बनता है और वो न्यूट्रलाइज कर देता है उसको। तो ये काम आप कर सकते हैं। अब आता है अगला कि नॉर्मली हमारी जो माटी है वो जनरली क्या होती है, वो अल्कलाइन है, यानी कि उसके जो pH जो है 7.3 या 7.5 के ऊपर है। इतना ज़्यादा अगर उसका pH है तो नेचुरली वहाँ पर जो आंद्रव्य है उसकी उपलब्धता कम होती है। हमें कितना चाहिए pH ज़मीन का, 6.5 से लेके 7.2 pH चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, हमें ज़मीन का pH कम करने के लिए हमें क्या करना है, ज़मीन में शेंदे खाद की मात्रा बढ़ाना है। उसके लिए हमें शेन खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्यूर, ताग ढेंचा का इस्तेमाल करना है। अब आता है कि क्या ये सही तरीका रहेगा। आप जब ये शेन खाद वगैरह डालते हैं तो कभी भी पूरा सड़ा हुआ खाद मत डालिए। जहाँ आपके ऑब्जेक्टिव ज़मीन का pH कम करना है वहाँ पर आप कम सड़ा हुआ खाद का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जब डिकम्पोजिशन होगा तो एसिड प्रोडक्शन होगा, और एसिड प्रोडक्शन होगा तो ज़मीन का pH कम होगा। उसके अलावा आप चाहें तो सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सल्फ़र का अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, माटी में अच्छे से मिलाते हैं, माटी के ऊपर मत छोड़िएगा, माटी में शेनखत के साथ मिलकर इसको मिलाइएगा, तो जो एसिड प्रोडक्शन होगा उससे ज़मीन का pH आधा यूनिट तक कम हो सकता है, यानी 0.5 यूनिट तक आप कम कर सकते हैं। जिनके पास डोजिंग पंप है वो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए। और लेकिन pH कितना होना चाहिए, ड्रिपर के जो पानी गिरता है 6। उसके अलावा ऐसे सॉइल में, ऐसे मिट्टी में जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं वो फर्टिलाइजर जिसकी हाई एसिडिफाइंग पोटेंशियल है, यानी आप फर्टिलाइज़र जब ज़मीन पे डालते हैं या ड्रिपर से जब गिरता है, फर्टिगेशन जब होता है, तो उससे क्या होना चाहिए, उसका जो ज़मीन का जो pH है वो कम करना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें, ये कंडीशन देख रहे हैं अमोनियम सल्फेट, उसका एसिडिफाइंग पोटेंशियल कितना है
5.24 है, जबकि यूरिया कितना है आपका, हार्डली 1.56 है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट कितना है, 1.29। तो अगर नत्र के सोर्स की बात कर रहे हैं तो अमोनियम सल्फेट से अच्छा कोई भी एसिडिफाइंग पोटेंशियल नत्र के लिए नहीं है। आजकल मार्केट में बहुत सारे और फर्टिलाइज़र आ गए हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एसिडिफाइंग पोटेंशियल वाले हैं। नागार्जुन वगैरह ने काफ़ी अच्छे जिटॉल सेलेक्ट्स वगैरह लेके आए हैं, वो भी उसमें भी पॉसिबिलिटी है आपके फर्टिलाइजर्स का। आईसीएल भी लेके आए और भी वनीता वगैरह भी अच्छे से ब्रांड लेके आए, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक फ़ोटो पे ध्यान दीजिए, मैं ये फ़ोटो क्यों दिखा रहा हूँ। अगर ऊपर का स्कॉर्चिंग वाला अगर हम जिंक एप्लीकेशन भूल जाते हैं तो आप इसको जब व्हाट्सएप में सर्कुलेट करते हैं तो ये क्या बताएगा, कोई भी ये फोटो सोडियम का प्रमाण आ सकता है, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा या चुनखड़ की वजह से अपटेक प्रॉपर नहीं हुआ है। हम ये सारी बातें करेंगे, सोडियम ना पोटेशियम कमी बता देंगे हमें, चुनखड़ ज़्यादा है जिससे पत्ते पीले पड़ गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, चूँकि मैं वहीं पर था, मैंने जिस फार्मर का वो प्लॉट था उसका मैंने वो देखा था कि भाई एक अच्छी बात है कि किसान भाइयों में कि वो सब रिकॉर्ड करते हैं अपना क्या मैंने क्या प्रैक्टिसेस। तो जब मैंने उसका रिकॉर्ड लेके जब मैं कैलकुलेशन किया तो जहाँ हमें 2 ग्राम डालना चाहिए था, गलती से वो किसान भाई ने कैलकुलेशन में गलती कर दी और 6 ग्राम के ऊपर एप्लीकेशन हो गया। और 6 ग्राम के ऊपर एप्लीकेशन होने से क्या होता है, जिंक सल्फेट का ये स्कॉर्चिंग की प्रॉब्लम आई। कहने का तात्पर्य ये है, जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हैं, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन प्रॉपरली बनाइए, ध्यान रखिए आप कितना आपका स्प्रे वॉल्यूम कितना है। 400 लीटर है, जिंक एप्लीकेशन है, आप बिल्कुल नापिए उसको, 800 ग्राम से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये ध्यान में रख के आपको अप्लाई करना चाहिए। ये कंडीशन है, ग्रोवर्स कॉकटेल फॉर्मुलेशंस बहुत यूज़ करते हैं। सिंगल स्प्रेज नहीं जाते हैं, मल्टीपल स्प्रेज जाते हैं, क्योंकि ग्रोअर को भी टाइम पे बहुत सारे स्प्रे करने होते हैं, तो वो कॉम्बिनेशन करता है, उसी में कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। चूक कैसे होती है, अब सिंपल बात है, नत्र के लिए बात करते हैं। जो भी अनद्रव्य है, नत्र की बात में गलत, मतलब जनरल अनद्रव्य की बात करें, मैं हमेशा अपने स्लाइड्स में हमेशा दिखाते आ रहा हूँ पिछले 4-5 साल से। फुल कैनोपी कब होती है, 45 से लेकर 60 दिन के बीच पूरी कैनोपी आती है। पूरी कैनोपी में जब भी कोई अनद्रव्य का ये फवारनी करें, 0.5% से ज़्यादा स्प्रे कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पोटैश का एप्लीकेशन अगर मुझे करना है तो 5 ग्राम के ऊपर मुझे पोटैश का एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए। 5 ग्राम के ऊपर जाएगा तो पॉसिबिलिटी है स्कॉर्चिंग की। उसके अलावा हमें और क्या ध्यान देना चाहिए, कौन सा अनद्रव्य की हम फवारनी कर रहे हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट है तो कभी भी आप जितने ज़्यादा क्वांटिटी की फवारनी नहीं कर सकते। आपको जैसे बोरॉन है, 1 ग्राम के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जिंक की बात करें तो जिंक सल्फेट 2 ग्राम के ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसका ध्यान रखें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमेशा फवारनी का कम वो होना चाहिए। उसके साथ साथ पानी में अगर ऑलरेडी सॉल्ट तो मौजूद है कि नहीं है, अगर पानी में ऑलरेडी सॉल्ट्स मौजूद हैं, पानी का टीडीएस चेक कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली अपना उतना ही क्वांटिटी का उसमें पोटैश डालिए, ताकि 5 ग्राम के ऊपर टोटल सॉल्ट एक्सीड ना करे। यानी पानी में ऑलरेडी 1 ग्राम के आसपास सॉल्ट है तो आप 4 ग्राम से ज़्यादा पोटैश का एप्लीकेशन नहीं कर सकते। इसके अलावा पानी का जो पीएच जो है वो 6 से, मतलब थोड़ा एसिडिक रखिए, थोड़ा सा पानी का पीएच। और एप्लीकेशन जो टाइम होता है, वो जो टाइम है या तो एकदम सुबह रखिए या शाम को रखिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि नॉर्मली क्या होता है, जो आप अनद्रव्य सॉल्यूशन बनाते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं, उसका एक पीओडी होता है, पॉइंट ऑफ डेलिक्वेंस,
पॉइंट ऑफ डेलिकेंस का मतलब क्या होता है, जैसे एसओपी है, उसका पीओडी अगर मैं बोलूँ 90%, इसका मतलब जब पोटैश की फवारनी करो, एसओपी की फवारनी करोगे तो आर्द्रता जो होनी चाहिए वो 95% के ऊपर होनी चाहिए, तभी वो फवारनी इफेक्टिव है। कैल्शियम क्लोराइड के लिए 33% चाहिए होता है, बट एसओपी के लिए 95%। अब हर किसी को हर सॉल्ट का तो पता नहीं चलेगा पीओडी क्या है, कंपनीज भी इतनी बताती नहीं कि पीओडी क्या है। तो ऐसे कंडीशन में सेफ़ जो है कि आप सुबह की फवारनी कीजिए या आप शाम को फवारनी कीजिए, स्पेशली अंद्रव्य की बात कर रहा हूँ। कैनोपी को ध्यान में रख के आप बनाइए। अब जैसे चुनखट ज़मीन नियोजन के लिए मैंने क्या बताया, आपको 4 से 5 फवारनी करनी है एसओपी की। काड़िची वाड़ की अवस्था में जहाँ पर 5 से 7 पाना स्टेज है, वहाँ पर कैनोपी हार्डली आपकी 1/3 होती है पूरे कैनोपी कंपैरिजन में। 1/3 कैनोपी में आप 5 ग्राम का पोटैश की फवारनी मत कीजिए, वहाँ पर आपका 2 ग्राम ही सफिशेंट होता है। जहाँ प्री ब्लूम के नज़दीक जाते हैं वहाँ पर आप 2.5 से 3 ग्राम, उससे ज़्यादा ले नहीं सकते। बेरी डेवलपमेंट स्टेज जब चालू होता है वहाँ से आप 4 से 5 ग्राम पे आप कर सकते हैं। अब ये देखिए, पिछले साल का ये फोटोग्राफ्स मैंने लिया है। बारिश हो रही थी और हम धकाधक स्प्रे मारे जा रहे थे, सुबह शाम जब भी थोड़ा बारिश रुकती है हम स्प्रे मार रहे थे। बहुत ज़्यादा स्प्रे मारने से क्या होता है, पत्ते खराब होते हैं। अगर पत्ते फिर भी आपको हरे दिख रहे हैं तो पत्ते में वो लस्टर नहीं होता है जो आपका होना चाहिए। एक सिंपल चीज़ है, अगर आप ही को एक दवाई खानी है, एक एंटीबायोटिक लेना है और आप उसके बजाय 2 या 3 लेंगे तो क्या होगा, आप वीक हो जाएंगे, शरीर में ताकत कम हो जाती है। एंटीबायोटिक ज़्यादा लेने से क्या होती है, वीकनेस आती है। सेम चीज़ जब दवाई हम मारते हैं, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसका भी गलत असर पड़ता है पत्ते के ऊपर, उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। और इवन दो आपने सोचा है कि मुझे 40 बंच तो मिल ही रहे हैं, 40 घड़ मिल रहे हैं, लेकिन घड़ का जो वेट होता है वो कम हो जाता है। ये शायद आप पिछले साल आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो वेट होता है वो कम हो जाता है। तो हमेशा नीड बेस्ड स्प्रे कीजिए, प्रिवेंटिव स्प्रे पे ध्यान दीजिए। पहले वेदर फोरकास्ट बताता है कि बारिश होने वाली है, उससे पहले इस्तेमाल कीजिए। बीच में एक आधा घंटा का गैप मिलता है उसे मत कीजिए, रुकता है फिर कीजिए। किसी भी पैथोलॉजी से बात करेंगे वो यही बोलेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा फवारनी मत करो, आप वाइन के हेल्थ को ख़राब कर रहे हो। और इसका सीधा असर पड़ता है आपका बंच वेट के ऊपर, दाम आपको माल कम मिलेगा, इवन शेल्फ लाइफ पे उसका असर पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप अंदर व्यवस्थापन करते हो, किसी भी एक अंदर पे फोकस मत करो। हमेशा ध्यान रखो जितने अन्नद्रव्य हैं उनको सही ढंग से इस्तेमाल करना है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए आपके, नत्र है, स्फूर्द है, पोटैश है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। सल्फर तो ऑलरेडी आप इतनी फवारनी करते ही हो, इसलिए सल्फ़र अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। चुनखट ज़मीन में आपको सल्फ़र यूज़ करना है, आप कर सकते हो। आप वैसे भी पोटैश के फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हो, पोटेशियम सल्फेट, सल्फ़र वहाँ से भी जा रहा है उसके रिक्वायरमेंट के लिए, वाइन के रिक्वायरमेंट के लिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की हम बात करें, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज। कॉपर फवारनी होती है हमारी, सो कॉपर वहाँ से जा रहा है, अलग से डालो मत। मैंगनीज़ की फवारनी हम बहुत करते हैं, मैंकोजेब 21% मैंगनीज़ है, उसको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर कंसंट्रेट करना है, जिंक, आयरन, बोरॉन, इस पर ध्यान दो। पीएच अल्कलाइन है, 7.5 के ऊपर का पीएच होता है ज़मीन का हमारा ज़्यादा, इनको डालने पे ध्यान दो। और जब भी अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करोगे वो तभी इफेक्टिव होता है अगर आपने सही ढंग से पानी का व्यवस्थापन किया है। अगर पानी का व्यवस्थापन गड़बड़ किया है तो अन्नद्रव्य का व्यवस्थापन भी गड़बड़ होगा। ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप पानी देते हो
तो क्या होता है, पानी के साथ साथ जो अनद्रव्य दिया है उसका भी पानी के साथ उसका मूवमेंट रूट जोन के बाहर चला जाता है, उसका निचरा हो जाता है। और वो जब निचरा होता है तो कहाँ जाता है, वो जाता है आपका ग्राउंड वाटर ख़राब करता है, यानी कि जो बोरवेल का पानी इस्तेमाल करोगे उसमें क्षार की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। फर्टिगेशन सब इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइज़र छोड़ने के लिए। ये आप जाएंगे ये इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा कौन सा फर्टिलाइज़र मिला के आप एक साथ छोड़ सकते हैं, कौन सा नहीं मिला सकते हैं। ये चार्ट आपको क्लियर बताता है। हर कोई फर्टिलाइज़र हर किसी के साथ नहीं मिला सकते, इसलिए फर्टिगेशन चार्ट सामने रखिए, कंपैटिबिलिटी चार्ट, और उसके अकॉर्डिंगली आप काम कीजिए। छाटनी शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, माटी की तपासनी कराइए। तपासनी कराने के बाद आप क्या प्रॉब्लम्स है उसको ध्यान दीजिए। चुनखट ज़मीन है तो आप सल्फ़र का इस्तेमाल कीजिए। सोडियम के इश्यूज़ हैं, जिप्सम यूज़ कीजिए। चुनखट और सोडियम दोनों हैं आपके साथ में तो आप सल्फ़र का इस्तेमाल कीजिए। आपने ताक ढांचा लगाया तो बहुत सही टाइम में कट करके यहाँ डाल दीजिए फ्लोरावस्था आने से पहले। शेनखत डालिए इसमें अच्छे से, और उसके बाद आप माटी से उनको ढक दीजिए। ताड़ी चिवाड़ की अवस्था आती है, वाड़ चालू होता है तब क्या क्या चाहिए, नत्र चाहिए। फिर आता है आपका इशू जिंक, बोरॉन, फेरस, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये सारे आपके रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब अगर यहाँ पर आप कोई चीज़ मिस करते हैं, जैसे मान लो जिंक अगर आप मिस करते हैं तो क्या होता है, पत्ते का साइज़ छोटा हो जाता है। पत्ते का साइज़ छोटा होने के साथ साथ क्या होता है, जो इंटरनोडल डिस्टेंस बहुत कम हो जाते हैं और बहुत सारे पत्ते एक नज़दीक आ जाते हैं एक दूसरे के लिए। फेरस की अगर कमी होती है और चुनखट ज़मीन है तो पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं। सेम वे आपको जिंक और बोरॉन का लेवल अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है आपको, जिंक और बोरॉन का लेवल बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, फ्लोरा अवस्था के समय जब सेटिंग हो रही होती है तो वहाँ बोरॉन का लेवल बढ़ जाता है, जिंक का लेवल बढ़ जाता है, तो सेटिंग अच्छी होती है। एप्लीकेशन कब करना चाहिए, एप्लीकेशन करना चाहिए आपको 5 से 7 पाना स्टेज पे। हमेशा ध्यान रखो, छाटनी जब करते हो, छाटनी करने के बाद ड्रिप से फर्टिलाइज़र तब तक ना छोड़ो जब तक कि फूट ना आ जाए। फूट आने के बाद 2 से 3 पत्ते निकलने ना हो जाए, तब तक आप फर्टिलाइज़र ड्रिप के थ्रू मत छोड़ो। बेसल एप्लीकेशन डेफिनेटली आप पहले कर सकते हो, जो सॉइल में एप्लीकेशन करना है। सिंगल सुपर फॉस्फेट आपको डालना है, आप डालिए पहले, उसको शेनखत मिलाइए, मिट्टी में डाल के उसको अच्छे से मिला दीजिए। इस समय यूरिया की आवश्यकता होती है, आप यूरिया देते हो नत्र के सोर्स के लिए। चुनखट ज़मीन है, अमोनियम सल्फेट दे दो। जब भी ये सब देते हो, ये सब सारे सॉल्युबल फर्टिलाइज़र जो मैं लिखा हूँ, इसको हमेशा ड्रिप के थ्रू छोड़िए, तभी ये फ़ायदेमंद होता है। और एक बार में 7.5 किलो से लेकर 10 किलो, उससे ज़्यादा एक बार में फर्टिलाइज़र ड्रिप के थ्रू मत छोड़िए। ज़्यादा क्वांटिटी में फर्टिलाइज़र डालते हैं आप ड्रिप के थ्रू तो वाइन ले नहीं पाता है उतना, जितना ज़रूरी उतना ही लेता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, अगर 7.5 किलो से थोड़ा और कम कर सकते हैं तो कीजिए। नीड बेस्ड एप्लीकेशन, ये हमारे इम्पोर्टेंस है, और इसके बेसिस जैसे जैसे वार्ड चल रहा है, जैसे जैसे ग्रोथ चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप आपके प्लॉट का जो रिक्वायरमेंट है वो भी फिक्स कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ लिखा है 65 किलो यूरिया, तो ज़रूरी नहीं है कि 65 किलो यूरिया ही लगेगा, हो सकता है यही आपका 40 किलो यूरिया में काम हो जाए। लोग जब शेनखत डालते हैं, और आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र करके कंपनीज लेके आई हैं, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पे ध्यान दीजिए। जितना कम कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होगा उतना उसका फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। फास्ट डिकम्पोजिशन होने के क्या होगा, उससे नत्र ज़्यादा रिलीज़ होगा, और नत्र ज़्यादा रिलीज़ होगा तो वार्ड बढ़ेगा, और वार्ड बढ़ने से क्या होगा, आपको फिर वही इश्यूज़ बन जाएंगे, आपके घर के डेवलपमेंट के इश्यूज़ बनेंगे, आपके सेटिंग के इश्यूज़ बनेंगे आपके। इसलिए अकॉर्डिंगली आपको नत्र रेगुलेट करना चाहिए। ये कंडीशन है
बहुत ज़्यादा आपका विगर चल रहा है, अगर इंटरनोडल डिस्टेंस देखते हैं तो बहुत बढ़ रहा है आपका, नत्र का एप्लीकेशन बंद कर दीजिए। नत्र एप्लीकेशन बंद करने के बाद से भी अगर विगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, पानी कम कर दो। पानी कम करने के बाद से विगर कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो पानी ही बंद कर दो। एक बार पानी बंद करोगे विगर कंट्रोल में आ जाएगा, फिर धीरे धीरे पानी देना शुरू करो, अकॉर्डिंगली आप फर्टिलाइज़र देना शुरू कर दिए। हमेशा एक इशू आता है, जो ग्रोअर्स बोलते हैं वो नाइट्रेट की बात करते हैं। हमेशा ध्यान रखो, नाइट्रेट एक्यूमुलेशन, नाइट्रेट अगर वाइन के अंदर ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये कारण होता है कैनोपी की वजह से। जितना डार्क कैनोपी होगी, जितना शेडेड कैनोपी होगी, जितनी बड़ी कैनोपी, घट कैनोपी होगी आपकी, ताकि ऊपर से जो ये सूर्य प्रकाश अंदर जा नहीं पा रहा है, उतना ही नाइट्रेट की समस्या मिलेगी। सो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, कैनोपी ओपन रखना है। जितना ओपन रखोगे उतना ही सूर्य प्रकाश नीचे जाएगा। होता क्या है कि जो नाइट्रेट ज़मीन से जब वाइन लेता है रूट्स के थ्रू, तो ये नाइट्रेट कन्वर्ट होना होता है ऑर्गेनिक फॉर्म में, अमीनो एसिड उसका प्रोटीन बनता है। इसको करने के लिए उसको सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर वो सूर्य प्रकाश बहुत कम मिलेगा तो ये कन्वर्शन बहुत स्लो चलेगा, तो सारी परेशानियां आएंगी। दूसरी बात क्या होता है कि जब बारिश वगैरह चालू होती है तो उस कंडीशन में भी सडनली फिजियोलॉजिकल चेंज आता है, और फिजियोलॉजिकल चेंज आने की वजह से भी ये नाइट्रेट वगैरह का अकुमुलेशन हो सकता है। इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो चुका है जिसकी वजह से ये परेशानी आ रही। एक बार बारिश ख़त्म हो जाती है, पानी में ये माटी में थोड़ा पानी कम हो जाता है, वापस आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप को रेगुलेट कर लेगा। पर कैनोपी पे ध्यान दो, कैनोपी आपकी ओपन होनी चाहिए। कैनोपी ओपन रहेगी तो उसमें आर्द्रता ज़्यादा नहीं रहेगी। आर्द्रता नहीं रहेगी, आप ट्रैक्टर लेके अगर उसमें चलाएंगे, सिर्फ हवा चलाएंगे ट्रैक्टर से, तो एक्स्ट्रा आर्द्रता निकल जाएगी, उसकी समस्या नहीं आएगी, या आएगी भी तो बहुत कम आएगी। ओपन कैनोपी हमेशा इम्पॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिए। कैनोपी कहीं बताता है, टाइम पे शूट थिनिंग कीजिए और कैनोपी रेगुलेट कीजिए। लेट करने पे कूस की समस्या जरूर मिलेगी आपको, ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसे जैसे वार्ड बढ़ता जाता है, कर्लिंग की समस्या के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वार्ड के साथ साथ क्या होता है, ज़मीन से जो अपटेक होता है पोटैश का, उस मात्रा में होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा अगर कर्लिंग दिखना शुरू होता है, इमीडिएटली पोटैश की फवारनी कर दीजिए। ऐसे में क्या होता है, पत्ते खुल जाते हैं। आप अगर डिले करते हैं तो कर्लिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप भले पोटैश की फवारनी करके पोटैश की कमतरता दूर कर लेंगे, पर प्रॉब्लम क्या आएगा, पत्ता खुलेगा नहीं, और पत्ता खुलेगा नहीं तो वो आपका जो रोग और कीट के इन्फेक्शन के लिए साइट बन जाएगा, वहाँ पर आपका स्प्रे सॉल्यूशन सही ढंग से पहुँचेगा नहीं। तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। चुनखट ज़मीन है तो निश्चित काढ़ीची वाड़ की अवस्था है, यहाँ पर आपका 1 से 2 फवारनी पोटैश की जाना चाहिए। 5 से 7 पाना जो स्टेज है उसमें आपका मैक्सिमम 1.5 ग्राम के आसपास पोटैश की फवारनी कीजिए। और जहाँ आपका 25 दिन के आसपास आता है, 8-10 पाना स्टेज आता है, वहाँ पर आप 2.5 ग्राम से आप फवारनी कर सकते हैं। सेम चीज़ आपका मैग्नीशियम पे भी लागू होता है। ज़्यादा कैनोपी में ये कर्लिंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, कैनोपी रेगुलेट कीजिए, ओपन कैनोपी रखिए, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। जंबो नाना पर्पल वगैरह में क्या होता है, पत्ता मार्जिन से लाल पड़ना शुरू होता है। बेसिकली पोटैश की समस्या होती है, बट कहीं कहीं पर अगर पानी में सोडियम है तो सोडियम की वजह से भी पोटैश की कमतरता होती है, तो ये परेशानी आ सकती है। फुलोर अवस्था के समय में ज़्यादातर में स्फुरत चाहिए होता है। स्फुरत के सोर्स क्या हैं आपके पास, अगर आप वाटर सॉल्युबल यूज़ करोगे 1261 आप यूज़ करोगे, 7044 यूज़ करोगे, बट इन सब में क्या होता है कि नत्र होता है। फ्लोर अवस्था के समय में नत्र बेस्ड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल मत करो। इस समय आप अगर देखें तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप एक तकरीबन फ्लोर अवस्था से 10 दिन 1 हफ्ता पहले डालना चाहिए, और या फिर आप फॉस्फोरिक एसिड का डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। विगर पे नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। विगर अगर ज़्यादा चल रहा है तो निश्चित बोरॉन जिंक का प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी वजह से फ्रूट सेटिंग के इश्यूज़ बन सकते हैं।
सो वीगर नियंत्रण करो, कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र मत यूज़ करो जिसमें कि नत्र है। पानी रेगुलेट करो, यहाँ पानी बहुत कम करने की आवश्यकता है। वैसे भी ये स्टेज के टाइम पे जब ये स्टेज आता है तापमान कम होना शुरू हो जाता है, पानी की आवश्यकता वैसे भी कम होती है। आपको हार्डली 2000 लीटर एक दिन में आवश्यकता पड़ सकती है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पानी की। इस टाइम में अगर ये समय आपका कॉन्साइड करता है ढगाल वातावरण में या तापमान सडनली डाउन होता है, नवंबर वगैरह में जो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है, सेटिंग तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन सेटिंग के बाद प्रॉब्लम क्या होता है, जो बेरी जो होता है उसका साइज़ में फ़र्क पड़ जाता है, तो वो साइज़ आगे चल के इश्यूज़ बनते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा ध्यान देना है, कोशिश करना है कि आपका जो स्टेज है उस दौरान ना फंसे। वेदर फोरकास्ट पर ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हैं, तापमान रेगुलेट करने का सोच सकते हैं, जो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ये स्टेज है, यहाँ पर आपको डेट परीक्षण की सैम्पलिंग करनी चाहिए। जहाँ आपका 65 से 70% के आसपास कैप फॉल हो जाता है, डेट का सैंपल निकालिए, पत्ते का सैंपल निकालिए। बंच है, बंच के अपोजिट का आपको पत्ता लेना चाहिए, उसको निकालिएगा, वो आपके और उसी का एनालिसिस करवाइए। अगर एक काड़ी के ऊपर 2 बंच हैं तो जो पहला बंच है उसके अपोजिट आप सैंपल निकालिए। ये डॉगरेज के ऊपर जो है ये नॉर्म्स बने हैं स्फुरत के लिए, ये नत्र है, स्फुरत है, पोटैश है, ये डॉगरेज के लिए बिल्कुल वैलिड है। बाकी सारे अभी इस पर ट्रायल पे कुछ नहीं है, अवेलेबल नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी बारिश ये प्री ब्लूम में या उसके आगे चल के आपका फ्लोरावस्था टाइम पे जब बारिश आती है तो उससे कुछ की संभावना हो जाती है, हाई रिस्क पीरियड है, डाउनी की प्रॉब्लम्स आ सकती है। वेदर फोरकास्ट बताता है, अगर वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि बारिश की संभावना है, वेदर फोरकास्ट बता रहा है कि बारिश की संभावना है, तो एक बात पे ध्यान दीजिए कि हफ्ते 10 दिन बाद बारिश आ रही है, तो आप एक काम कीजिए, कम से कम 1 से 2 फवारनी पोटैश की ज़रूर कीजिए और ड्रिप के थ्रू आप पोटैश छोड़िए। इससे क्या होगा कि पोटैश के लेवल्स बढ़ेंगे, और पोटैश के लेवल्स बढ़ने से क्या होता है, वाइन के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती जाएगी। अगर वाइन में अगर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी तो डाउनी से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी और इतनी परेशानी नहीं आएगी। नॉर्मली क्या देखा गया है कि जहाँ जहाँ पर कूस की समस्या है उसमें जो पोटैश के जो लेवल्स होते हैं वो कम पाए जाते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो पत्ते से क्या होता है, पोटैश का निचला हो जाता है, क्योंकि पोटैश किसी भी ऑर्गेनिक फॉर्म का पार्ट नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब आपको अंदेशा होता है, जब आपको मालूम चलता है फोरकास्ट के थ्रू कि हफ्ते 10 दिन बाद बारिश होने वाली है, आप 1 से 2 फवारनी पोटैश कीजिए और ड्रिप से एक 15 से 20 किलो के आसपास आप पोटैश आप छोड़ दीजिए। इससे ये परेशानी आपकी कम हो जाएगी। और कैनोपी पे ध्यान दीजिए, कैनोपी ओपन होना चाहिए ताकि ज़्यादा आर्द्रता नहीं बढ़ेगी उसके अंदर। बेरी डेवलपमेंट स्टेज है, इसमें आपको नत्र भी चाहिए, स्फुरत भी चाहिए, पोटैश भी चाहिए, मैग्नीशियम भी चाहिए, कैल्शियम पे यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। सेटिंग होने के बाद से 6 से 8 mm का स्टेज जो है, इसके बीच 2 से 3 फवारनी कैल्शियम की होनी चाहिए। 2 से 3 फवारनी की अगर हम बात करें कैल्शियम का, तो नॉर्मली आप ध्यान दीजिए, एक जैसी सेटिंग होता है, सेटिंग के बाद 1 से 2 mm जहाँ स्टेज आता है, एक फवारनी तो ज़रूर कर लीजिए। 6 mm के आसपास एक कर लीजिए और एक बीच में हो सके तो एक और कर लीजिए। कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम क्लोराइड यूज़ करेंगे, 2 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट 2 ग्राम से कर सकते हैं फवारनी। कैल्शियम एसेंस है, अमीनो एसिड फॉर्मुलेशन है कैल्शियम का, इसका 0.75 के आसपास यूज़ कर सकते। कैल्शियम मेटालोस्टेट आपका 2 से 4 मिली के आसपास चाहिए। स्टॉपिड फॉर्मुलेशन है, कैल्शियम क्लोराइड का लिक्विड फॉर्मुलेशन, एक 5 मिली 5.5 मिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी बहुत सारे जो कैल्शियम फॉर्मुलेशन उसको आप साइडिंग से यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम जो कैल्शियम चिलेट्स हैं उसको आधा ग्राम के ऊपर इस्तेमाल मत कीजिए। ये स्टेज ऐसा है सेटिंग से लेके 6 mm स्टेज तक कि यहाँ पर आपका कैल्शियम का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, ये स्टेज मिस मत कीजिए। इसके अलावा क्या कीजिए कि नॉर्मली हम शुरू में तो स्फुरत से चालू करते हैं, फ्लोरावल से स्फुरत कंटिन्यू कीजिए, फिर मैग्नीशियम का इस्तेमाल कीजिए,
जहाँ 65 दिन के आसपास आ रहा है वहाँ पर नत्र का चालू कर दीजिए एप्लीकेशन। उसके साथ साथ जहाँ 70 दिन के ऊपर जा रहा है एसओपी एप्लीकेशन चालू कीजिए। फिर मैग्नीशियम सल्फेट भी साथ में डालिए। चुनखट ज़मीन है, जिंक और फेरस, जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट का इस्तेमाल कीजिए इस टाइम पे। ये कंडीशन है, आप ज़रा बंच को देखिए, समझ लीजिए क्या प्रॉब्लम हो सकता है। लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं कि जो बंच है नीचे से ऊपर तक वेरिएशन दिखेगा बेरी साइज़। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका जिंक या बोरॉन की कमतरता रही है, इसकी वजह से बेरी साइज़ वेरिएशन मिल रहा है। राइट साइड में आप देखेंगे तो नीचे का जो पोर्शन है उसमें ही आपको एक प्रॉब्लम दिख रहा है, उसमें आपको इशू दिख रहा है कि बेरी का साइज़ कम हो गया है। ये क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि ये जो बंच है सेटिंग के टाइम में ये लो टेम्परेचर में कम तापमान में फंसा था, जिसके वजह से कि बेरी साइज़ का वेरिएशन आया है, और नीचे का वो पोर्शन जो कि पोर्शन फंसा था सेटिंग के टाइम में, वहाँ पर आपका साइज़ का वेरिएशन मिल रहा है। वोराइजन के बाद जब राइपनिंग स्टेज आता है, यहाँ पर आपको पोटैश और मैग्नीशियम, इसको बिल्कुल नहीं कम करना, क्योंकि शुगर ट्रांसलोकेशन पोटैश का रोल रहता है। इसे कम मत कीजिए। यहाँ पानी की आवश्यकता बढ़ेगी, तापमान बढ़ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। पानी भी अकॉर्डिंगली समय ये वापसा कंडीशन मेंटेन रहना चाहिए इस टाइम पे। और पोटैश तकरीबन आपको 60 किलो के आसपास एसओपी चाहिए होता है एकड़ में। उसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट फवारनी भी पोटैश और मैग्नीशियम की ज़रूर कीजिए, इसमें एक फवारनी दोनों की, वो फ़ायदेमंद रहता है। यहाँ पर कोई भी विगर बेस्ड फर्टिलाइज़र जैसे नत्र वाला है वो सब मत छोड़िए। इसके अलावा वाइनड में कभी कभी आपको माइट्स के जब इंसिडेंस दिखते हैं तो ये प्रॉब्लम भी दिखेगा। आयरन भी है, माइट्स भी है, तो आपका माइट्स का पहले कंट्रोल कीजिए, उसके बाद आयरन का भी स्प्रे कर लीजिए फेरस सल्फेट के लिए। ये सारे जो इश्यूज़ दिखते हैं ये आप इसको एक एक नज़दीक जाके आपको देखने की आवश्यकता है। बस बहुत धन्यवाद, बहुत इतना ही मुझे बोलना था। आपने बहुत पेशेंटली सुना, और उम्मीद करता हूँ कि इस साल भी आपको अच्छा माल मिलेगा। डेफिनेटली बारिश आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, परेशान नहीं करेगी, और आपको एक अच्छा माल मिलेगा। धन्यवाद। चूँकि कोई प्रश्न नहीं है तो मैं यह कार्यक्रम अभी यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू।